गुड मॉर्निंग एवरीवन। तो चलिए अब हम एक नया टॉपिक स्टार्ट करते हैं जो है डी ब्रॉगली हाइपोथेसिस, या फिर इसको ये क्वेश्चन दो टाइप से आ सकता है। इट मे बी लाइक थ्योरी दैट डिस्क्राइब्स द डुअल नेचर ऑफ मैटर एंड रेडिएशन। तो आप इस थ्योरी को डिस्क्राइब करने की जहाँ पे भी डुअल नेचर ऑफ मैटर एंड रेडिएशन की बात आ जाए तो आप समझना डायरेक्ट वहाँ डी ब्रॉगली हाइपोथेसिस ही पूछ रहा है, और डायरेक्ट हो सकता है डी ब्रॉगली हाइपोथेसिस भी दे दे। तो समझते हैं। De Broglie hypothesis was proposed in 1923 by a French physicist Louis de Broglie। तो एक फ्रेंच के फिजिसिस्ट थे जिनका नाम था लुइस डी ब्रॉगली। उन्होंने 1923 में इस हाइपोथेसिस को दिया, और ईयर से लेकर कंफ्यूजन होता है, कहीं पे 1924 भी लिखा है, कहीं 1923 भी लिखा है, कहीं 1925 भी लिखा है, पर बेसिकली हम लोग 1923 ही मानकर चलते हैं। अब ये थ्योरी बताता क्या है? ये थ्योरी हमें बताता है लाइट हैज़ पार्टिकल नेचर एज वेल एज वेव नेचर। मतलब जो लाइट के पार्टिकल्स हैं, लाइट जो है उसके पार्टिकल्स के पास दो टाइप का नेचर होता है, ये एक तो पार्टिकल और एक वेव नेचर दोनों होता है। और कुछ सब एटॉमिक पार्टिकल्स हैं जैसे कि मॉलिक्यूल, एटम्स, मॉलिक्यूल्स, इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स, न्यूट्रॉन्स। इलेक्ट्रॉन्स मतलब नेगेटिव चार्ज, प्रोटॉन्स मतलब पॉजिटिव चार्ज, न्यूट्रॉन्स मतलब न्यूट्रल चार्ज। ये सारे एक वेव के साथ एसोसिएट होकर अपने मोशन में रहते हैं। और ये जितने भी वेव्स हैं, ये जो भी पार्टिकल से एसोसिएट करते हैं उन्हें मैटर वेव भी कहा जाता है, और मैटर वेव का एक और नाम दिया गया है, दैट इज डी ब्रॉगली वेव। तो कंफ्यूज नहीं करना है, मैटर वेव एंड डी ब्रॉगली वेव बोथ आर सेम। अब नेक्स्ट है हमारा नेक्स्ट पॉइंट, अगर हम पढ़ रहे हैं तो वहाँ पे है इट टॉक्स अबाउट मैटर वेव। ये मैटर वेव की बात करता है। According to de Broglie, a moving material particle acts as wave which controls the particles in every respect। जो भी डी ब्रॉगली मतलब डी ब्रॉगली हाइपोथेसिस समझाता हमें ये है, जो भी पार्टिकल मूव कर रहा है वो वेव की तरह एक्ट कर रहा है, और वो पार्टिकल के सारे नेचर को सारे रिस्पेक्ट में कंट्रोल करने का काम करता है। द वेव एसोसिएटेड विथ मूविंग पार्टिकल इज कॉल्ड एज मैटर वेव और डी ब्रॉगली वेव। मूविंग पार्टिकल के साथ जो भी एसोसिएटेड है वो बता रहा है कि वो कैसे मूव कर रहा है, उसका क्या नेचर है, और इसको डिनोट जो वो अगर वो मूव कर रहा है तो ऑब्वियस सी बात है वो एक वेवलेंथ भी कवर कर रहा होगा, और उसी वेवलेंथ का नाम दिया गया है डी ब्रॉगली वेवलेंथ। वेवलेंथ को हम लोग डिनोट करते हैं लैम्डा से, और वेवलेंथ को हम लोग डी ब्रॉगली वेवलेंथ भी कहते हैं। H फॉर प्लैंक्स कांस्टेंट, M फॉर मास एंड V फॉर वेलोसिटी। ये सारी चीज़ें हैं, ये इसको मस्ट याद रखना है। अब देखिए, हम लोग सिर्फ थ्योरी की बात नहीं कर सकते हैं। जब भी किसी भी केमिस्ट्री की बात आए या कुछ भी, जब भी आपको कुछ थ्योरी को बताना तो आपको उसके साथ उसके एक्सपेरिमेंटल चीज़ें जो हुई थी उसको प्रूफ भी कर कर बताना पड़ेगा। तो डेरिवेशन भी करना है, क्योंकि हो सकता है ये क्वेश्चन लॉन्ग में भी आ जाए, तो आपको डेरिवेट करके वहाँ बताना है। अब डेरिवेशन कैसे किया गया? अगर एक पार्टिकल है, जैसे कोई भी पार्टिकल है, फोटोन हम मानते हैं एक पार्टिकल, कंसिडर करते हैं एक फोटोन। अब वो फोटोन है तो उसके अंदर कुछ एनर्जी होगी ही, और एनर्जी को हम लोग डिनोट करते हैं E इज इक्वल टू एच म्यू से। म्यू यहाँ डिनोट कर रहा है फ्रीक्वेंसी को, एंड H इज द प्लैंक्स कांस्टेंट। ठीक है, H प्लैंक्स कांस्टेंट है, V इज द फ्रीक्वेंसी। अब आगे हम लोग समझते हैं, पहला ये है, जब हम फोटोन उसको माने तो एनर्जी ऑफ फोटोन इज इक्वल टू एच म्यू हो जाएगा। ठीक है, अब नेक्स्ट आते हैं, हमने आइंस्टीन का भी फॉर्मूला को देखा है, जिसमें वापस से अगर हम माने वो पार्टिकल फोटोन ही है, तो आइंस्टीन के फॉर्मूला से जहाँ मास भी इन्वॉल्व हो, अगर वो फोटोन है तो फोटोन में मास भी होगा, तो उसको एक और फॉर्मूला से हम डिनोट करते हैं, दैट इज E इज इक्वल टू एम सी स्क्वायर। एम इज द मास एंड C इज द स्पीड ऑफ लाइट। अब दोनों इक्वेशन को जब हम लोगों ने इक्वेट किया, इक्वेट करने के लिए हमने एच म्यू इज इक्वल टू एम सी स्क्वायर किया। म्यू को हम C अपॉन लैम्डा से भी डिनोट कर सकते हैं। जब हमने म्यू को C अपॉन लैम्डा से डिनोट किया तो देखिए, बोथ साइड, यहाँ पे एक C अपॉन लैम्डा, यहाँ पे एम सी स्क्वायर, 1C 2C ऐसे कट हो गया। उसके बाद ये इक्वेशन आया एच लैम्डा इज इक्वल टू एम सी। अब हम लोग देखते हैं इसको फर्दर आगे कैसे सॉल्व करेंगे। हमारे पास आ गया ये फॉर्मूला, लैम्डा इज इक्वल टू एच अपॉन एम सी।
अब ऐसा थोड़ी है कि जो भी पार्टिकल्स हो उसका पार्टिकल स्पीड ऑफ जो लाइट का स्पीड है उसके इक्वल हो, क्योंकि c हम लोग स्पीड ऑफ लाइट ही डिनोट कर रहे हैं ना। हो सकता है उसके पास अपना कोई वेलोसिटी हो जिसको हम लोग v से डिनोट करेंगे, तो लैम्डा इज इक्वल टू h/mv हो गया। और प्रीवियस हमने पढ़ा ही है कि mv को हम कलेक्टिवली p भी कह सकते हैं, p इज फॉर मोमेंटम। और अब आपको लगा पूरे थ्योरी से, पूरे कंक्लूजन से हमें क्या पता चला कि अगर हम यहाँ पे v की वैल्यू 0 कर देते हैं, जैसे अगर हम इसे सॉल्व करें, अगर हम यहाँ पे v की वैल्यू 0 कर दें, लैम्डा इज इक्वल टू एच एम इंटू 0, तो ये लैम्डा क्या हो जाएगा, इन्फिनिटी हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे 0 आ गया, तो लैम्डा इज इक्वल टू इन्फिनिटी। एंड लैम्डा इज इक्वल टू इन्फिनिटी मतलब जब भी कोई भी पार्टिकल, अगर वेलोसिटी 0 है तो वो रेस्ट, अगर कोई पार्टिकल रेस्ट पे है, वेलोसिटी 0 मतलब रेस्ट पे है, तो उसमें कोई भी वेवलेंथ मतलब डी ब्रॉगली वेवलेंथ सिर्फ इतना बता रहा है, इफ पार्टिकल एट मोशन पोजेस वेव इन इट्स फाइनल कंक्लूजन। तो अगर मोशन पे है मतलब वो वेव नेचर को दिखा रहा है, और अगर वो रेस्ट पे है तो वेव नेचर को नहीं दिखा रहा है। अब इतनी डी ब्रॉगली हाइपोथेसिस, डी ब्रॉगली इक्वेशन पढ़ने के पीछे रीज़न क्या था, क्या इसका सिग्निफिकेंस था? तो सिग्निफिकेंस ये था कि ये माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल्स के बारे में हम लोग, क्या उसका नेचर होता है उसके बारे में समझ गए, फोटोन्स, इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स, न्यूट्रॉन्स जो भी हैं। और दूसरा, मैटर में कैसा वेवलेंथ हो रहा है उसके बारे में समझने का एक आइडिया देता है। उसके बाद क्या क्या और भी एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशंस किए गए, तो बहुत सारे फिर साइंटिस्ट आए, जिसमें एक डेविसन जर्मर एक्सपेरिमेंट किया गया, थॉम्सन एक्सपेरिमेंट किया गया जिसमें इलेक्ट्रॉन्स बॉम्बार्डमेंट किया गया था, बहुत सारा अलग अलग एक्सपेरिमेंट किया गया जिससे हमें वेव कैरेक्टर के बारे में पता चला। तो वेव कैरेक्टर पता चला था जब ये दो एक्सपेरिमेंट किए गए, डेविसन जर्मर एक्सपेरिमेंट और थॉम्सन एक्सपेरिमेंट। और पार्टिकल कैरेक्टर के बारे में पता चला था जब ब्लैक बॉडी रेडिएशन और फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के बारे में समझा गया था। और एक और एक्सपेरिमेंट किया गया था, मिलिकन ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट। तो ये हो गया बिल्कुल डी ब्रॉगली हाइपोथेसिस का पूरा पार्ट। अब इसको आप लोग अच्छे से पढ़ लें, नोट्स बना लें। थैंक यू, ऑल द बेस्ट।